रुको, बोलो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी सूरज पटेल। जहां पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होता है और राष्ट्रपति का जो ये चुनाव होता है वो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, उसको भी इन डिटेल देखेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव का आयोजन कराया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता चली गया होगा कि अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया है और हमारे नए उपराष्ट्रपति चुन के आ गए हैं। तो इसी के तहत आप जो भी एग्जाम आने वाले समय में देंगे उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, जहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधित जो भी चुनाव से संबंधित आर्टिकल्स होंगे या चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो में स्पेसिफिक टारगेट लेके चलते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो आज का हमारा दोस्तों विषय है कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे जो महत्वपूर्ण बातें हैं या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, चाहे वो संविधान को ध्यान में रखते हुए हो, चाहे वो प्रक्रिया से संबंधित हो, उसके बारे में हम इन डिटेल चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए मिनिमम अहर्ता क्या होता है। अहर्ता क्या होता है? अहर्ता का मतलब होता है कि कब कौन कौन ऐसे इंसान है कि जो वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान जो कि भारतीय नागरिक हो वो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष या उसके ऊपर होनी चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया, वो व्यक्ति दिवालिया या फिर पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया या फिर पागल नहीं होना चाहिए। अब दिवालिया पागल का मतलब क्या है? भारतीय नागरिक हम में से आप सभी हैं, हम सभी एलिजिबल हो जाएंगे। 35 वर्ष जिनकी आयु हो चुकी है या इसके ऊपर है वो भी एलिजिबल है। लेकिन दिवालिया पागल का मतलब क्या है? दोस्तों पागल का मतलब तो आप समझ सकते हैं, जो कि मेंटली अनस्टेबल है वो पागल है, वो राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार नहीं बन सकता। लेकिन दिवालिया का मतलब क्या है? जो कि फाइनेंशियली एक तरफ से पूरी तरह से क्या हो, बैंकरप्ट हो। अगर मैं बात करूं दिवालिया का मतलब, जैसे अगर नीरव मोदी की बात करें या फिर आप मेहुल चौकसी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, तो ये ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली आर्थिक तौर पर दिवालिया है भारत में। अगर ये लोग चुनकर आ जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में और राष्ट्रपति बन जाते हैं तो कल को ये राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी सारी की सारी जो भी इनकी कर्जा है भारत सरकार के ऊपर उसको वो मुक्त कर लेंगे। किसके पैसे से? भारत सरकार के पैसे से। तो ऐसे लोग कभी भी भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते, जो कि पागल हों या फिर दिवालिया हों। चौथी अगर मैं बात करूं, कोई भी इसमें से लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का क्या मतलब है दोस्तों भारत के संविधान में ये स्पष्ट लिखा गया है कि लाभ का पद सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी नौकरी करता है उन्हीं को ही बोला जाता है लाभ के पद। यानी कि सरकारी नौकरी करने वाला ही लाभ का पद जोड़ा गया। जबकि हमारे देश में बहुत से ऐसे राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, वो सब जन सेवक हैं। संविधान की नजरों में वो लोगों के सेवक हैं, वो लाभ के पद पर कार्य नहीं करते। लेकिन हकीकत आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो पहली मतलब आखिरी जो एक तरफ से क्राइटेरिया होती है ये कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट जो भी अहर्ताएं हैं वो लगभग हर एक कहीं ना कहीं हम में से आप सभी, मैं यानी कि मैं खुद भी, आप भी, जो हमारे ऑडियंस इसको देख रहे हैं, वो सब के सब इन अहर्ताओं को लगभग फुलफिल करते हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत से लोग राष्ट्रपति उम्मीदवार बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदवारी कम करने के लिए या जेन्युइन कैंडिडेट के लिए एक 5वां और 6वां जो नंबर है ये बहुत जरूरी था लाने के लिए। अभी 5वें 6वें पे जो सबसे जरूरी अहर्ता है वो सबसे पहले ये कि जो अनुमोदक हो, अनुमोदक और एक होता है प्रस्तावक। अनुमोदक और प्रस्तावक, जो अनुमोदक होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 50 और प्रस्तावक 50। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि यही सबसे इंपॉर्टेंट अहर्ता है जो कि भीड़ को कम कर देता है, या हर कोई राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार नहीं बन सकता। उसके पीछे कारण ही यही है, अनुमोदक और प्रस्तावक। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होते हैं, इसको मैं हटाता हूं, यहां से मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल ले जाऊंगा जहां पर आपको समझ में आएंगी चीजें। दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जहां पर मैं बात कर लेता हूं। अनुच्छेद 54, वैसे आप 51 से लेके 152 जो कि हमारा
भाग 5 है, उसमें आप केंद्र के बारे में सब चीजें पढ़ते हैं, जहां स्पेशली अगर हम बोले 51 से लगभग 74 के बीच में आप राष्ट्रपति के बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी कर सकते हैं। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अनुच्छेद 51 से 74 के बीच में आप पढ़िए, वहां पर आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल महत्वपूर्ण उनकी शक्तियां होंगी वो सब उसके बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। फिलहाल जो मैं अभी चुनाव से संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। एक हमारा 54, एक है आर्टिकल 55, एक हमारा आर्टिकल 57, एक आर्टिकल हमारा 62 और एक आर्टिकल हमारा 71। दोस्तों जो 54 में बात किया गया, अनुच्छेद 54 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटर कौन कौन से हो सकते हैं। वोटर कौन से, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिनको कि इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। तो एक तरफ से ये 54 में यही बताया गया कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटर कौन कौन होंगे या कौन कौन से लोग वो लोग होंगे जो कि राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 55 में ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप अनुच्छेद 55 को पढ़ सकते हैं। दोस्तों 57 के बारे में ये बताया गया है कि री इलेक्शन मतलब एक उम्मीदवार राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुनाव लड़ सकता है या कितनी बार वो निर्वाचित होकर राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। 62 दोस्तों अगर हम बात करें, जो कि सबसे एक तरफ से डायरेक्ट चुनाव से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसके बारे में जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका रीजन ही 62 आर्टिकल है। 62 आर्टिकल्स में दोस्तों टर्म्स के बारे में बात किया गया है कि कब राष्ट्रपति चुनाव कराया जाएगा, एक राष्ट्रपति चुन के आने के बाद वो कितने साल तक वो रहेंगे उस पद पर, और उनके रहते हुए कब किस समय तक अगला राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, उसके बारे में 62 में बताया गया है। और 71 के बारे में दोस्तों जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी मतभेद होते हैं या जो भी वाद विवाद होता है, जो भी समस्याएं या कंफ्यूजन होंगी वो 71 के बारे में बताया गया है। जहां पर आप 71 उधर उधर बेटा चलो, हाँ हाँ चलो अभी आता हूँ। 70 ओके 71 के 4 में दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें यह बताया गया है कि आप सभी को अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से लोग वो लोग हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं। 71 के 4 में यह बताया गया है कि मान लीजिए जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उस समय किसी भी राज्य में वहां का जो विधानसभा है वही भंग हो गया हो, तो क्या वो राज्यसभा वहां का राज्य के वहां पे विधानमंडल भंग होने की वजह से राष्ट्रपति चुनाव को आगे स्थगित किया जा सकता है या नहीं। इस प्रकार से बहुत से ऐसे इसमें क्लॉज में दिए गए हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं इसके बारे में भी बात कर लूंगा कि 71 का 4 में स्पेशली ये बताया गया है कि जब राष्ट्रपति चुनाव होगा उस समय किसी भी कारण से अगर किसी राज्य में विधानमंडल ही भंग है उसके बावजूद भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया ही जाएगा, चाहे वहां पे विधानसभा के दोनों ही सदन भंग हो या नहीं हो। उसे दो सदन इसमें पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही पार्ट लेता है, विधानमंडल लेता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे कैसे क्या है, कौन कौन से लोग इसमें जब डिस्प्यूट्स होता है तो उसका क्या क्या निवारण किया जाता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में आगे। दोस्तों संविधान से परे अगर हमें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में और जानना है, जानकारी लेनी है, तो एक एक्ट आया था प्रेसिडेंशियल, क्या है, हाँ बेटा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट, पीईए बोलते हैं। ये आया था 1952 में, जिसमें कि बताया गया था। हाँ ठीक है ओके। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट में ये दोस्तों सबसे पहले कई संशोधन समय समय पर किए गए, जहां पे सबसे अगर इंपॉर्टेंट संशोधन की बात करें तो 1974 में संशोधन हुआ, 1977 में हुआ, 1997 में हुआ। दोस्तों सबसे पहले हम 1974 की बात कर लेते हैं। दोस्तों जब शुरू में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने चालू हुए उस समय शुरू में तो सब कुछ कायदे कानून से ठीक से चलता रहा, लेकिन समस्या कब आई, जब 1974 में पहली बार ऐसा हुआ कि 1974 से पहले जब 1967 में जब पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो वहां पर ऐसे होता था शुरू में कि जो मैंने आपको शुरू में हटाएं बताई वो लगभग कॉमन थी। उसमें खास बात ये थी कि उस समय जो अनुमोदक हुआ करते थे वो 2 और जो प्रस्तावक होते थे उनकी भी संख्या 2 हुआ करती थी। यानी कि आप किसी भी जो इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि जो आपको वोट करने वाले हैं, आप मोटे तौर पे आप बोल सकते हैं जो विधायक या सांसद होंगे उनमें से आप किसी भी 2 सांसद से आप अनुमोदक करवा लीजिए और किन्हीं 2 सांसद या विधायक से आप प्रस्तावक करवा लीजिए। उसके बाद आप उम्मीदवारी आप पा सकते हैं, जहां पर आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आप वो इलेक्शन के लिए आप लड़ सकते हैं। तो 1967 में पहली बार ऐसा देखा गया जहां पर एक कैंडिडेट थे हरिराम,
हरिराम हरिराम 1967 में पहली बार आते हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दो अनुमोदक, दो प्रस्तावक के साथ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होते हैं। लेकिन उनको इलेक्शन के बाद देखा जाता है कि उनको 0 वोट मिलता है। तो सबसे रोचक बात या सबसे रोमांचक बात यही आती है कि जो उनके 2 समर्थक और 2 प्रस्तावक थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ही उनको वोट नहीं दिया। उसके बाद ये देखते हुए कि ऐसे तो करके उस समय 17 लोग खड़े हुए थे 1967 में, 17 में से करीब 9 लोग ऐसे थे जिनको कि 0 वोट मिले हुए थे। तो इस प्रकार से तो राष्ट्रपति पद की जो गरिमा थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। तो उसको देखते हुए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट के तहत पहली बार 1974 में जो संशोधन किया गया, वो संशोधन में सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन यही था कि उस समय जो अनुमोदक होते थे और जो प्रस्तावक थे, उनको उनकी संख्या बढ़ा के 2 से कर दिया गया 10 और 10। यानी कि अब आपको अगर राष्ट्रपति उम्मीदवारी लेनी है तो आपको कम से कम 10 सांसद या विधायकों को अपने लिए अनुमोदक के तौर पर लेना होगा और 10 सांसद या विधायक को प्रस्तावक के तौर पर लेना होगा, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद इसमें भी देखा गया कहीं ना कहीं ज्यादा कैंडिडेट ऐसे आ गए, जैसे अगर मैं एक कैंडिडेट का नाम लेता हूं, धरती पकड़। भारत में एक बहुत रोचक एक जीके आता है कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है कि जो अपने पूरे कार्यकाल में, अपने जीवन में सबसे ज्यादा इलेक्शन हारने का अगर रिकॉर्ड आता है तो वो धरती पकड़ साहब का नाम आता है, जो कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्शन में उन्होंने पराजय का सामना किया। तो धरती पकड़ साहब 1974 में जब वो इलेक्शन के लिए लड़े तो कहीं ना कहीं उनको दावेदारी तो मिल गई, उम्मीदवारी उनको मिल गई, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद नतीजे देखने के बाद ये पता चलता है कि धरती पकड़ साहब को कि कुल चुनाव में वोट ही मिले 0। यानी कि जो 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक थे, उन्होंने भी उनको उनके समर्थन में वोट नहीं दिया। तो इस वजह से बाद में 97 में जाके संशोधन किया गया और 97 में संशोधन करने के बाद अब जो अनुमोदक और जो प्रस्तावकों की संख्या थी वो 10 से बढ़ा के कर दिया गया 50 और प्रस्तावकों की संख्या भी 50, जो कि वर्तमान समय में भी इसी क्राइटेरिया पर राष्ट्रपति उम्मीदवारी चुनाव के लिए आदमी, कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है। जब उसके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होंगे तभी वो अपने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी को आप संविधान इलेक्शन के लिए अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक एक तरफ से हिस्ट्री की बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम समझते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव संपन्न कराया जाता है। दोस्तों हमारे, अगर हम बात करते हैं, पहले राज्यों से बात करते हैं। जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब जो निर्वाचक मंडल होगा, इलेक्टोरल कॉलेज, कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में अपना अपना वोट दे सकते हैं, उनको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज में अगर हम राज्य से बात करें तो राज्य में अगर हम विधानमंडल की बात करते हैं, विधानमंडल में आपको पता है द्विसदनात्मक होता है। हालांकि सभी राज्यों में द्विसदनात्मक नहीं होता है, लेकिन जहां मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो दोस्तों विधानसभा जितने राज्य हमारे 29 राज्य है, तो सभी राज्यों में विधानसभा है। लेकिन अभी वर्तमान समय में, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था जो कि 7वां विधान परिषद द्विसदनात्मक राज्य था। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाने के बाद जब वो केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो वर्तमान समय में अभी सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद है। तो 6 कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो दोस्तों ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी विधान परिषद मौजूद है। यहाँ पर जो हमारा विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और डिटेल जाऊं, जो कि मैं आगे के वीडियो में बात करूंगा, तो आपको भी मैं बता देता हूं। जो आर्टिकल हमारा 169 इसमें यह बताया गया है कि संसद के पास अधिकार होता है, पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है कि किस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या वहां से विधान परिषद को हटाना है। ये कौन तय करता है? संसद तय करता है। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? 169 में बताया गया है। और अगर आप डिटेल में बात करेंगे तो किसी भी विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी वो विधान परिषद के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। मतलब ऐसा राज्य जहां पर विधान परिषद का गठन है वहां पर जो सदस्यों की संख्या होगी वो 40 से अधिक होनी चाहिए और विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा टॉपिक अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, डस्टर दो बेटा, डस्टर कहाँ है? इरेज करने वाला। हाँ ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति चुनाव के उसको अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं दोस्तों,
एमएलए बोलते हैं, और जितने भी विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको एमएलसी बोलते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में जितने भी एमएलए हैं पूरे भारतवर्ष से, भारत के सभी राज्यों से, वो सभी के सभी राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं, लेकिन एमएलसी नहीं होते। विधान परिषद के सभी सदस्य, चाहे जिस राज्य में ये होंगे वहां पर जितने भी सदस्य होंगे, उनमें से कोई भी सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट नहीं दे सकता है। इसका रीजन भी सीधा सीधा, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में मौजूद नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में। उसके ऊपर हमने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं ये राज्य के। अब बात करते हैं, अगर हम केंद्र में बात करें, केंद्र में हम बात करते हैं तो केंद्र में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों केंद्र में आप सभी को पता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो दोस्तों केंद्र में जो लोकसभा और राज्यसभा है, वर्तमान में जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय जब गणतंत्र राज्य बना तो 552 सीटें होती थी। 552 को अगर मैं बांटूं इसको हम ऐसे लिखेंगे 530 प्लस 20 प्लस 2। 530 जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या हुआ करती थी। 20 ये हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से, यूटी से, वहां से आते थे, और 2 जो सीटें थी वो एंग्लो इंडियन के लिए थी, जो कि आप सभी को पता है एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि जब देश हमारा अंग्रेजों के अधीन था उस समय बहुत से देशों ने राज किया, जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, डच, स्पेनिश, स्वीडन, बहुत से ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश को अपने स्वाधीन में रखा। तो उस समय बहुत ऐसे लोग थे जो भारत में ही रहते थे और भारतीय महिलाओं से उन्होंने शादी किया। फिर उनके शादी के उपरांत जो उनसे बच्चे हुए उनको ही बोला गया एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन को कोई रिप्रेजेंट करे संसद में, इसके लिए शुरू में बनाया गया एंग्लो इंडियन के लिए 2 सांसद चुने जाएंगे, जो कि मनोनीत किए जाएंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें जो 104वां, उधर ही रहो बेटा, 104वां जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 2020 में, उसके बाद जो एंग्लो इंडियन का जो निर्वाचन था या जो नामांकन हुआ करता था, उसके बाद से एंग्लो इंडियन अब भारतीय संसद में हमारे लोकसभा के लिए अब इन सदस्यों की मनोनीत नहीं की जाती है। 104वें संशोधन 2020 में इसको खत्म कर दिया गया। तो अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वर्तमान समय में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 543, जो कि ये सभी के सभी वोट कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन अब है नहीं, और ये जरूरत पड़ने पर इसकी जरूरत होती तभी ये आते हैं, इनका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। और हम बात कर लेते हैं अगर हम राज्यसभा में, तो राज्यसभा में अधिकतम कुल सीटों की संख्या कितनी है, 250। 250 में वर्तमान समय में अभी 233 हैं, जबकि इसमें से 12 मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अभी 5 सीटें ऐसी हैं जो अभी वैकेंट हैं, जिसको कि जब जरूरत होगी अलॉट की जाएंगी। तो वर्तमान समय में अभी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 233 है, जबकि 12 मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कहाँ से मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा वर्ग से आते हैं। हालांकि पहली बार इसमें भी एक बार इसमें कन्फ्लिक्ट आया, तब जब सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया तो उस समय सबसे बड़ा सवाल यही आया कि सचिन तेंदुलकर ना कला से संबंधित है, ना साहित्य से है, ना समाज सेवा से है, फिर इनको किस आधार पर राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। तो ये देखा गया कि पहली बार खेल को भी कला के अंतर्गत रखते हुए इनको राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया था। फिलहाल ये अलग टॉपिक हो जाता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रकार कौन कौन से लोग होते हैं जो कि वोट दे सकते हैं, जिनको कि हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। हटो बेटा हटो, रुको। तो केंद्र में अब हम देख लेते हैं ओवरऑल कितने लोग वोट देने वाले हैं। तो 543 लोकसभा से हैं, 233 लोग राज्यसभा से हैं। कुल देखें तो जो सदस्यों की संख्या होती है वो 776 होती है, जबकि हम सभी राज्यों को मिलाने के बाद वहां पर अगर हम देखें तो कुल मिला के जितने भी हमारे एमएलए हैं जो कि निर्वाचन में अपना भाग लेंगे वो 4196 होती है उनकी संख्या। इस प्रकार से दोनों की संख्या अगर हम जोड़ दें तो करीब 4000, लगभग 4896 के आसपास, 49 के आसपास, लगभग 4800 लोग करीब इतने होते हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं, जिनको कि इलेक्टोरल कॉलेज बोलेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि इनका वोट किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों एक लाइन याद रखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली द्वारा चुनाव कराया जाता है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के द्वारा चुनाव कराया जाता है। और आप सभी को पता है कि भारत का जो हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा गया, लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक गणराज्य है।
लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब लोकतंत्र का जो शासनाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? शासनाध्यक्ष। शासनाध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री, और जो राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों? वो होते हैं देश के प्रेसिडेंट। तो हमारा देश ऐसा है जहाँ पे प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, वो हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, इस वजह से गणराज्य बना। और हमारे देश में शासनाध्यक्ष के जो प्रमुख होते हैं वो पीएम होते हैं, इस वजह से इसको लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। तो हमारा देश कैसा है दोस्तों? लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये हमें एक चीज प्रस्तावना से चीजें क्लियर हो गई। तो अब हम इससे समझ लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से वोट दिया जाता है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि इसमें आम आदमी, आम नागरिक देश का राष्ट्रपति चुनाव में ये तय नहीं करता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। इसमें चुनाव देने के लिए जो उम्मीदवार कैंडिडेट होते हैं, जो वोट देते हैं, उनको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। और ये आम आदमी द्वारा ही चुन के आते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, आम आदमी वोट नहीं दे सकता, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों, एक एमएलए का जो सीट का वोट का जो वैल्यू होता है और एक एमपी के सीट का वैल्यू कितना होता है। दोस्तों एक फार्मूला होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये। तो दोस्तों जो हमारे किसी भी राज्य की जो कुल जनसंख्या है, किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या है बटे कितने वहां पे एमएलए हैं गुणे 1/1000, इसके कैलकुलेशन से हम ये निकालते हैं कि एक विधायक का वोट का वैल्यू कितना होता है। अगर हम बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है, तो यहाँ पर और यहाँ पे कुल एमएलए की संख्या कितनी है? 408 है। यहाँ पे जनसंख्या करीब करीब 25 करोड़ के आसपास है, गुणे 1000, 1/1000 करेंगे तो वैल्यू इसमें लगभग आती है कितनी? करीब 83,000 समथिंग कुछ करके आएगा। और सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं तो वहां पे करीब विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी? 32 है। और वहां पे कैलकुलेशन करने के बाद लगभग जो आता है वैल्यू वो करीब 224 के आसपास आता है। तो वहां पे सीटों की संख्या करीब 7 है, जनसंख्या वहां का कैलकुलेशन करने के बाद आता है 32। तो टोटल वहां पर अगर हम देखें एक एमएलए का जो वैल्यू वो 224 के आसपास आता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कुल एमएलए का पूरे भारत में जितने भी हैं उनके सभी टोटल अगर हम उसका वैल्यू चेक करें तो वैल्यू करीब होता है 5,43,231। इसी प्रकार से अगर हम एमपी का अगर हम वोटों की बात करें और एमपी की वोटों की बात करें तो जितने हमारे एमएलए के सीटों का जो वैल्यू है डिवाइड बाई टोटल एमपीज गुणे 1/1000, गुणे नहीं, सिर्फ इतना ही, इससे डिवाइड करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कुल एमपी की कितनी वैल्यू है। तो कुल एमपी की वैल्यू लगभग आती है 4,43,200 करीब करीब। पूरे देश के सभी राज्यों से जो एमएलए आते हैं उनके वोटों का वैल्यू 5,43,231 होता है, जबकि एमपी यानी कि सिर्फ केंद्र में जितने भी सांसद उनके वोटों का अगर हम वैल्यू करें तो 5,43,200 के आसपास होता है। जो कि ये लोग इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, सभी लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। अब इसमें से एक सवाल बहुत लोग आता है कि अगर उस समय ऐसा हो कि किसी सांसद का देहांत हो जाए या किसी राज्य में विधानमंडल ही भंग हो तो क्या इलेक्शन नहीं होगा? इलेक्शन होगा दोस्तों। सबसे पहले 1977 में जब संजीव रेड्डी अकेले ऐसे राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार थे जो कि जिनको निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति 1977 में। ये राष्ट्रपति बने थे 25 जुलाई 1977 को। तो तब से लेकर और आज तक हर साल 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का कार्यभार होता है 5 साल बाद। और संविधान में ये लिखा गया हुआ है कि हमेशा हर साल 5 साल पूरा होने के बाद अगले 5 साल उनके होने से पहले 25 जुलाई से पहले राष्ट्रपति चुनाव हो जाने चाहिए। चाहे वो देश में कोई आपदा हो, विपदा हो, कुछ भी हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, हर हालत में 25 जुलाई से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, जिससे कि पिछले वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का उनको मनोनीत किया जा सके 25 जुलाई को। तो तब से लेकर 1977 से लेकर आज तक हर साल जब भी किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 25 जुलाई से पहले हो जाता है और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति अपना पदभार संभालते हैं। ये एक समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस है। यहाँ पे भी मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव में 3 लोग खड़े होते हैं। किसी उम्मीदवार को, अब जितने भी ये अभी हमने कैलकुलेट किए 776 प्लस 4196, ये जितने भी सदस्य होते हैं लगभग 48 के आसपास
49 के आसपास। तो जितने भी ये सांसद सदस्य हैं ये लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी को अपनी अपनी वोटिंग देंगे। मान लीजिए किसी ने एक कैंडिडेट को अपना पहले नंबर पे रखा, इनको दूसरे नंबर पे, इनको तीसरे पे, किसी ने इनको दूसरे नंबर पे, इनको पहले पे, इनको तीसरे नंबर पर, किसी ने इनको पहले पे, इनको तीसरे पे, दूसरे पर, किसी ने फिर इनको दूसरे पर, इनको तीसरे पर, इनको पहले पे। इस प्रकार से अलग अलग उम्मीदवारों ने अपने हिसाब से इसको रख लिया। फिर बाद में जब इसकी काउंटिंग की जाती है तो ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा एक नंबर पर किसको रखा गया। तो एक नंबर पर हम देखते हैं कि इनको एक कैंडिडेट को 2 बार लोगों ने रखा है, इनको 1 बार रखा है, इनको 1 बार। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा ये हैं, तो ये एक तरफ से क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हो जाएंगे। अब हम एक ऐसा केस ले लेते हैं, मान लीजिए इसको भी 1 पर रखा गया और इनको 3 पर रखा गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक नंबर पर इनको भी एक कैंडिडेट को 2 लोगों ने चुना और बी कैंडिडेट को भी 2 लोगों ने चुना। हालांकि संख्या ज्यादा होगी, मैं 4 का एक उदाहरण ले रहा हूं समझाने के लिए। तो ऐसे में तीसरे उम्मीदवार को तो 1 सीट मिलता है, तो ये एक तरफ से उम्मीदवारी की रेस से बाहर हो जाएंगे और इनके जितने भी वोट होंगे ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ए और बी को। और ए और बी को फिर ये प्रथम चरण में जो इनका चुनाव का जो नतीजा देखा जाएगा पहले चरण में, वो इस प्रकार से आएगा कि अब आगे द्वितीय चरण में कौन कौन लोग जाएंगे, ए और बी जाएंगे। अब ए और बी में जाने के बाद अब ये देखेंगे कि कौन से ऐसे उम्मीदवार है जिनको कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रखा गया है। तो द्वितीय चरण में हम ये देखते हैं, द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो द्वितीय चरण में दूसरे नंबर पर कैंडिडेट को कितनी बार किसको रखा गया है। तो हम देखते हैं द्वितीय चरण में ए कैंडिडेट को 2 बार रखा गया है, जबकि बी कैंडिडेट को सिर्फ 1 बार रखा गया है। इसका मतलब अब यहाँ पे सर्वसम्मत से ए कैंडिडेट को राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किया जाएगा, जबकि बी कैंडिडेट को हारा हुआ घोषित किया जाएगा और इनके जितने भी वोट होंगे इन दोनों के परसेंटेज वो बता दिए जाएंगे। अगर मैं 2000 आई थिंक 22 में जो लास्ट हुआ था, 2022 में जो चुनाव हुआ था द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में, तो उनके इलेक्शन में अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को ऑलमोस्ट 64% वोट मिला था, जबकि यशवंत सिन्हा को लगभग 36% मिला था। तो ये वोट था। इस प्रकार से ये क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं वोट, इसीलिए इसको बोलते हैं एकल सिंगल ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। यही होता है। अनुपातिक का मतलब होता है कि सभी को, एक कैंडिडेट सभी को बराबरी से अनुपात में वोट दे सकता है। और संक्रमणीय एकल मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब उनके वोट शिफ्ट कर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे तीसरे कैंडिडेट जब वो बाहर हो गए रेस से तो उनके वोट को शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया ए और बी में। इसीलिए इसको बोलते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि थोड़ी सी इस वीडियो से बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव भारत में किस प्रकार से कराया जाता है, इसमें इसके किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, और साथ में हमने कुछ ऐसे भी फैक्ट्स देखे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो पाई होगी। चीजें कुछ मैथमेटिकल भी थी, जहां पर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी। अगर मैं और डिटेल में इसके ऊपर बात करूंगा एक एक करके, राज्यसभा में कैसे, लोकसभा में कैसे, तो कौन कौन से ऐसे होते हैं जो कि वो कर सकते हैं। एक चीज में छूट गई कि जो मैंने बताया कि सभी राज्यों के जो एमएलसी होते हैं वो तो वोट नहीं दे सकते, एंग्लो इंडियन भी नहीं दे सकते। साथ में जो 12 मनोनीत राज्यसभा के सांसद होते हैं ये भी राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट नहीं दे सकते, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि अगर ये 12 मनोनीत सदस्य अगर वोट देते तो राष्ट्रपति उनका चुनाव खुद ही मनोनीत करता है। तो जाहिर सी बात है जब वो खुद मनोनीत करते हैं तो उनका उम्मीदवार भी उन्हीं को ही फेवर करेंगे। इस वजह से मनोनीत सदस्यों को, एंग्लो इंडियंस को और सभी राज्यों के एमएलसी को इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं बनाया जाता, ये राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट नहीं दे सकते। तो आई होप कि चीजें क्लियर हुई हो। फिलहाल वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।